नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मोदी मुल्क और मुसलमान में। मेरा नाम है सलीम समा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के पश्चिमी छोर यानी कि कच्छ ज़िले में। ये ज़िला सरहद से जुड़ा हुआ सरहदी ज़िला है जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी करीबन 25% है। और अगर बात की जाए जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस तालुके की, तो उसमें 35% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। और जिस गांव में मैं खड़ा हूँ वो गांव है धोरडो, जो गांव आज से कुछ साल पहले किस कोई जानता नहीं था उस गांव को। वो गांव आज इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जाता है। इसी गांव को यूएन की तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज का 2023 का अवार्ड दिया गया। और इस गांव की भी जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल है। तो आज हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी ने मुल्क में विकास किया है वो यहाँ तक कितना पहुँचा है और कैसे पहुँचा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के मुखिया से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मियाँ हुसैन गुलबेग, मैं दोरडो जुत ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। हमारा ये गांव है, ये बिल्कुल लास्ट था। ये कोई समय ऐसा था कि ये रण की वजह से हमें गांव छोड़ के बाहर जाना जैसा हो गए थे। क्यों कि हम मालदारी लोग हैं, ये रण बढ़ता रहा था। हमको ये लगा कि ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये नमक, ये रण, ये इस धोरडों को इस लेवल पे पहुंचाएगा कि दुनिया भर से लोग आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंसें होगी। ये तो नरेंद्र मोदी साहब का कमाल है। क्योंकि 2005 से यहाँ पे जब रणोत्सव कच्छ में शुरू किया, धोरडों में 6 में रण सफारी किया, 8 में 2 बार हुआ, 9 में रणोत्सव भी हुआ, चिंतन शिविर भी हुई, 10 में रणोत्सव भी हुआ, बीजेपी की कारोबारी बैठक भी हुई। ऐसे करते करते 15 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ और 2 महीना, अभी तो 3 महीने से भी ऊपर रणोत्सव चल रहा है। इसमें कई कॉन्फ्रेंस, डीजीपी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हो चुकी है। और पिछले साल G20 जो पूरे 20 कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे, उसको उन्होंने भी यहाँ पे ये कार्यक्रम किया था। उसके अलावा अभी जो पूरा हमारे देश की
हाई कोर्ट के सब जज सर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये सब आके कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। तो ये दौड़ो UNWTA बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड जो अक्टूबर में दिया, उसके बाद दौड़ो का बहुत नाम भी हो गया। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे जो मतलब अभी इसी साल 2024 में 26 जनवरी को दौड़ो के नाम से एक टेबलो भी 26 जनवरी की परेड में निकला। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो हम एक और युवा से यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इसके बारे में, कि आपको क्या लगता है कि मोदी साहब ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए, उनकी योजनाओं का कोई लाभ मुसलमानों तक पहुँचता है कि नहीं? जी हाँ, काफ़ी सारा लाभ पहुंचता है। जैसे आयुष्मान कार्ड है और हेल्थ के भी जो काफ़ी सारे जो हैं योजनाएं वो सब पहुंचती है। और अभी जो क्या वो है विधवाओं का जो पेंशन मिल रहा है वो भी है। तो वो भी हमारे एक पंचायत में काफ़ी सारे काम हुए हैं। तो उनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सबको मिलता है लाभ। कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में एक डर सा माहौल होता है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? नहीं नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा डर का माहौल है नहीं। हमारे यहाँ पर सब साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो कुछ ऐसी बातें नहीं है, ये सिर्फ एक बोल रहे हैं कि डर का माहौल जैसा कुछ है नहीं। तो और भी हमारे साथ एक यहाँ के जो स्थानिक हैं उनसे ही बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो मोदी साहब का विकास आप तक पहुँचा है, आपको रोजगार मिल रहा है, किस तरह की यहाँ की हमारे ऐसा है कि रोजगार मिल रहा है। हम तो एजुकेशन भी बहुत करते हैं, ऑल इंडिया में घूमते हैं। जितना इधर मज़ा आता है, धंधा चलता है, ऐसा कहीं भी नहीं चलता। 4-4 महीना घर बैठे बैठे धंधा मिलता है हमारे को। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जी, पहले हम देखते थे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा अलग तरीके का भाव होता था। उसका कारण क्या मानते हैं, ऐसी स्थिति क्यों बनी? हिंदुस्तान में पहले दंगे होते थे, हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती थी, आज उसमें कमी आई। ये कारण क्या है? कारण कांग्रेस का कारण है। पहले कांग्रेस ही करवाती थी, कांग्रेस ही संभालती थी। कारण ये है उसका, और कुछ नहीं है। आज जो है कि बीजेपी का राज है चारों तरफ, तो आज कुछ नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति थी क्या ये? हो सकता है, हो सकता है। आप क्या मानते हैं? वोट बैंक की तो राजनीति शुरू से ही कांग्रेस ने करी है। और मोदी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर वगैरह कानून इतना तरीके से सख्त हो गया है कि कोई घटना इस तरह की हुई नहीं है। लचर व्यवस्था थी उस टाइम पे, कोई कानून नहीं था, जिसकी चाहे उसकी चल रही थी, कोई कानून प्रक्रिया नहीं थी। बस अब आज सख्त कानून है तो थोड़ा सा जो उपद्रवी तत्व हैं उन पे ब्रेक लगा है। एक तरफ उनके घरों पे बुलडोजर भी चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत एक साथ माने आजाद हुए थे। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, क्या बताएंगे आप? अब इसका देखने को अभी जो लड़ाई हो रही थी यूक्रेन में, बहुत बड़ा मसला देखने को मिला था। वहाँ चाहे पाकिस्तान के लोग हों चाहे और देश के लोग हों, हमारे झंडे के नीचे वो लोग उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मतलब एक तरह का डंका बजा है पूरे विश्व में। मतलब कितनी लड़ाई हो रही हो, एक आह्वान पे हमारे झंडे के नीचे अपने मुल्क के छोड़ो और मुल्कों के लोग निकल रहे हैं, पूरे स्टूडेंटों को उन्होंने सुरक्षित निकाला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहते हो आप? ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो 50 सालों में मैंने सुना था, मेरे अब्बा जी बताते थे कि जो 50 सालों में कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और लापरवाही अपना खुद बिजनेस चलाया, उनने गरीबों का कभी नहीं सोचा। दूसरी बात अच्छा, ये बताइए ना, कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमान हमारे भाईजान हैं। मुसलमानों का कितना उपयोग किया है कांग्रेस पार्टी ने, कितना साथ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, कुछ बता पाएंगे? क्योंकि आप नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, आपको देश सुन रहा है। मैंने ये देखा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं पहले बहुत सुनता था बचपन से कि भारत में यहाँ ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे आतंक घुस गए, ये हुआ वो हुआ। जब से मोदी जी आए हैं हमारे यहाँ 2014 में, इंशाअल्लाह अभी तक ऐसी वारदात कभी हुई नहीं है, ना होती है। सबसे पहले फ़ायदा हमारे भारत में जितने भी नौजवान परिवार जो भी है बेचारे सुकून से रह रहे हैं, जैसे कि हम हैं। आज हमारे मुल्क में सुकून है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि मतलब
हमें कोई परेशानी हो। सबसे पहली बात ये आती है कि मोदी जी जो है ना, उनका शानदार प्रदर्शन दिया है और इंशाल्लाह आने वाले प्रधानमंत्री वही होंगे, क्योंकि उनके सिवा चेहरा कोई सामने तो दिख भी नहीं रहा है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि 24 में क्या करने वाली है शमशाबाद की मुसलमान समाज? देखो बात ये है कि चुनाव आने वाले हैं। हाँ, चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि आदमी आजकल सब समझदार है, सब समझते हैं और आजकल यही सोचते हैं कि काम होना चाहिए, और काम घर बैठे जो काम हो रहे हैं, जैसे कि मेरा लोन था, मुझे भी लोन दिया गया था, मैंने भी उसको रिटर्न करा था, हैं? और मेरा आवास में मेरा अभी नाम भी आया है, तो मुझे यकीन है कि मेरे पैसे भी डलेंगे, कभी मेरा भी आवास बनेगा। ऐसा नहीं है, उनने जो करा है ना, सब अच्छा करा है, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास। और मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी जो है ना प्रधानमंत्री नंबर 1, मतलब 24 कैरेट गोल्डन जो होता है ना, वही है वो। प्रधानमंत्री से जो भी अपेक्षाएं मिलती हैं ना, वो सारी मिल रही हैं। और जैसे भाई ने बोला है कि मोदी जी 24 कैरेट के सोना जैसा है, बिल्कुल सही बोला है उसने। अभी भारत देश के लिए जो प्रधानमंत्री सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे जो है ना, वो नंबर 1 के मोदी जी रहेंगे। लोगों का कहना है कि मुसलमान समाज मोदी के विरोधी रहे हैं कभी। आज हम तो नहीं, ऐसा हमने तो नहीं देखा। क्या मानते हैं आप? नौजवान हैं, युवा हैं, मुसलमान समाज 2024 के आने वाले चुनाव में क्या करने वाला है? युवा क्या करने वाले? युवा बहुत बड़ी ताकत है देश की। वो तो अब सब लोगों को समझा नहीं सकते। अब ऐसे तो मुसलमानों से हटके बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं, उनको भी लगता है कि मोदी जी सही नहीं है और सही नहीं कर रहे हैं। अब दुनिया में है ना, सब तरह के लोग हैं और सब लोगों की अलग अलग अपनी सोच है। अब जो जिस तरीके से सोचे वो सही है, लेकिन अभी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल 24 की रेडी है। निश्चित तौर पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। आपकी क्या राय है? मोदी जी। क्यों? मोदी जी के लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि मोदी जी के लिए क्या बोला जाए। उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। कारण क्या है? क्या किया ऐसा उन्होंने 10 साल में? क्या किया उन्होंने 10 साल में? 10 साल में उन्होंने ये किया है जो कांग्रेस ने नहीं किया। धारा 370 किसने हटाई? एक पूरे देश में पत्थर नहीं फेंका, मोदी जी ने हटाई। क्या नहीं किया मोदी जी ने, बताइए। आज आप बॉर्डरों को देख लीजिए, आए दिन पाकिस्तान बमबारी करता था, आतंकवादियों को अंदर करता था। आपने सुना अभी बमबारी कर रहा पाकिस्तान? मुसलमानों के पहले के रवैये में आज के रवैये में कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर आ गया मुसलमानों को, जमीन आसमान का अंतर है। पहले लोगों ने कुछ और बताया था मोदी जी को, लेकिन आज जब मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज भी उनके लिए खड़ी है। क्या मानते हैं आप? इस देश के निवासी हैं, देश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें कितना योगदान मोदी जी का मानते हैं आप? देखिए, आप देश में, मैं शमशाबाद में रहता हूँ, मुझे पहले विदिशा जाने में 3 घंटे लगते थे, आज मुझको 1 घंटा भी नहीं लगता। सड़क देख लीजिए, यहाँ से आप भोपाल चले जाइए, 1.5 घंटे में भोपाल पहुंच जाते हैं। काम हुए? काम हुए। पुल देख लीजिए, आप डैम देख लीजिए, हमारे यहाँ 2 डैम है, भाजपा सरकार के दिए हुए। कब इंदिरा जी उद्घाटन करके गई थी, आज तक डैम नहीं बना उनके टाइम पे, अभी बना 10 साल पहले डैम। अपने बेटे के नाम से उन्होंने डैम का नाम रख दिया, क्या नाम है? संजय गांधी। लेकिन संजय गांधी डैम का नाम जरूर रख दिया, लेकिन बनवाया नहीं। अब बना डैम, आप देखिए फसलें लहरा रही हैं, पानी मिल रहा है लोगों को। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।